अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए एक मरतबा फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की धमकी दी है। अमित शाह ने कहा कि अब वो वक्त गया जब सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, अब हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे वक्त में जब खित्ते में तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं, मुस्तकबिल के लिए समत तयन करने का वक्त है, ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त में भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। क्या बीजेपी ऐसे वक्त में अपनी सियासत चमकाने के लिए एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को उभारने के लिए कोशिश कर रही है, इसमें मसरूफ है, और कौमी मफाद के बजाय जाती मफादात की सियासत जो है उसकी तरजीहात में शामिल है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान को इस धमकी का किस तरह से जवाब देना चाहिए और किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ऐसे वक्त में जब खित्ते में तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका जा चुका है और नए अलायंसेस तश्कील पा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे में जो भारतीय वज़ीर दाखिला है उनकी धमकी को किस तनाजुर में देखा जाना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार धमकी ना दो, जो करना है कर लो, आओ लेट्स सी व्हाट यू कैन डू व्हाट वी कैन डू। ग्राउंड भी है और बॉल भी है और पिच भी है, आओ लेट्स प्ले। अगर इतना शौक है तो इस किस्म की गीदड़ धमकियों से अपने मुल्क में बैठ के धमकी देना, ये तो वो लोग करते हैं जो गली के नुक्कड़ पे एक बदमाश खड़ा होता है, अगर आप घरों में जाएं, जो आ रहा होता है उसे कहता है छोड़ूंगा नहीं, और जब उसके ऊपर कोई जाता है तो वो वहां से भाग जाता है। तो ये उस किस्म की के लोग हैं। दे आर बॉर्न टेररिस्ट, दे आर प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। आरएसएस प्रोडक्ट है दहशतगर्दी की, आरएसएस प्रोडक्ट है हिटलरिज्म की और मैसोलिनिज्म की। तो इनसे आप किसी अकल की बात की तो तवक्को कर नहीं सकती। जिस मुल्क में लीडरशिप का स्टैंडर्ड ये हो कि वहां पे एक लीडर जो है वो मेन चैनल पे बैठ के कह रहा हो बीजेपी का कि जी हमने ताबकारी से निकलने का असर दरियाफ्त कर लिया है, कि जब क्या होने का गाय का गोबर जो है वो जिस्म पे लगा ले तो आपको न्यूक्लियर रेडिएशन असर नहीं करेगी। अब इस किस्म के जो मेंटल इंटेलेक्ट के जो लोग हैं उनसे क्या बात हो सकती है? सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने पहले भी कहा था, मैंने आप ही के साथ गलबर के किसी प्रोग्राम वहां सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब समझाया था कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या होता है। किसी को भी डायरेक्ट फायर करना इज अ डिफरेंट थिंग। आप अक्रॉस द लोसी फायर करते रहे, आप फायर कर रहे हैं, हम जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपकी एक एयरबोर्न फोर्स जो 5, 6, 7, 8 हेलीकॉप्टर से मुश्तमिल हो, 2 हेलीकॉप्टर से मुश्तमिल हो, वो फ्लाई करके आए, क्रॉस करे अपना इंटरनेशनल बॉर्डर को, आके पीछे किसी दुश्मन हम कर रहे हैं वो कि दुश्मन की जो पीछे फ्रंट लाइन है उस पर लैंड करे, वहां से वो ऑपरेशन करे टुवर्ड्स द बॉर्डर, और बॉर्डर से एक फोर्स आए जो उसको ज्वाइन करे, उसके बाद फिर वहां से एक्सफिल्ट्रेट करे। इसको कहते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में सर्जिकल ऑपरेशन। अब जिस अकल का मालिक है अमित शाह, जिस जिस्म का मालिक अमित शाह, उससे किसी अकलमंदी की तवक्को करना तो इज लिविंग इन अ फूरत। ही इज हाईली स्टूपिड मैन हु हैज गॉट समथिंग रॉन्ग इन हिज माइंड। उसने वो समझता है पुलवामा में जो उसने दहशतगर्दी करवाई है और जो उसकी ऑडियो कैसेट्स रिलीज हुई हैं जहां पे वो ये कह रहा है एक दहशतगर्द को, जिसमें एक औरत भी शामिल है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं दहशतगर्दी को, कि कोई ऐसा वाकया कराओ जिससे हम इलेक्शन जीत सकें, और ऐसा वाकया कराओ जो इनसे इंडियन फौजी मरे, ताकि हम सिंपैथी गेन सके पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम फेंक के। और पुलवामा अभी जैसे आपने जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब, जैसे आपने जिक्र किया पुलवामा हमले का जो इन्होंने ड्रामा रचाया, और फिर जो अर्नब गोस्वामी की जो चैट लीक हुई वो बार्क के हेड के साथ, तो और फिर जिस तरह से उसी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में बालाकोट पर मुहिम जुई की कोशिश भी की गई जिसे नाकाम बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, फिर जिस तरह से जो उनका पायलट है, भारतीय पायलट है, वो पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया, एक इंटरनेशनल मैसेज भी गया पाकिस्तान की तरफ से और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उसको बाद में रिलीज भी किया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल, एक तो ये कि आलमी बरादरी के सामने है ये तमाम तर सूरत हाल के एक्चुअली ये प्ले कर कौन रहा है, और ऐसे में जब ये धमकी देते हैं तो क्या इसे ये समझा जाए कि ये सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए धमकी दी जा रही है, या जो एंटी पाकिस्तान जो सेंटिमेंट्स हैं उनको उभारने की कोशिश की जा रही है ताकि अपने सियासी मकासद जो है वो हासिल किए जा सकें?
जी, आपने जो आखिरी बात की वो तो 100% मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया कि उसने कहा पुलवामा में इंडियन फौजी मरवाओ, इसलिए मरवाओ कि हम इलेक्शन जीत सके। तो इलेक्शन जीतना क्या है, पॉलिटिकल मकसद है ना। दूसरा एफएटीएफ का इजलास हो रहा था, वहां पे उन्होंने एक फोटो चला दी पीछे जैश ए मोहम्मद का झंडा लगा के, वो था पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना। दो काम करने। तीसरा काम, वो लोग जो इंडिया में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं खिताब करते हैं, जैसे अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने किया कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं बड़े शॉर्ट विजन के साथ। ये लोग हैं जो शामिल हैं इंडिया को थपकी देने में। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई इरिटेंट बरकरार रहे, और अमेरिकन और सीआईए और जो अपना अमेरिकन लीडरशिप है उनका एक नेक्सस चला हुआ है। तीसरी चीज ये है कि जो इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह वहां लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह वहां लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उसके ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए आपको कोई ना कोई इशू इंडिया के अंदर खड़े करने की जरूरत है। आपने एक एंकर वो जो अर्नब गोबर सवामी है उसका आपने रेफरेंस दिया। अब वो क्रिमिनल है, वो एक केस में गिरफ्तार हो चुका है। आपने उसका एटीट्यूड देखा। वहां पे जितनी औरतें हैं जो टीवी पे, आप भी तो प्रोग्राम कर रही है ना, एक स्टेडी पेस से आप प्रोग्राम कर रही हैं। आप उनकी तमाम लेडी एंकर को उठा के देखें, वो लगता है हिस्टेरिकल नहीं हुई होती, हिस्टेरिया हुआ होता है, जो दिमागी तौर पे ऑफ बैलेंस होते हैं, जो मतलब साइकोलॉजिकली प्रेस्ड होते हैं, वो इस तरह से प्रोग्राम चीख चीख के कर रही होती हैं जैसे उन्होंने किसी को प्रोग्राम नहीं करना, बल्कि घर से लड़के आई हैं अब, या माँ से लड़के आई हैं, या बच्चों से लड़के आई हैं। अब ये जो एटीट्यूड है, जो एक दहशतगर्द, देखिए समझने की बात यह है उस्मा कि दहशतगर्दी सिर्फ तलवार से या जंग जो बंदूक से नहीं होती। दहशतगर्दी आपके लफ्जों से भी होती है, दहशतगर्दी आपके कलम से भी होती है, दहशतगर्दी आपके मीडिया से भी होती है। दहशतगर्दी के लिए मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह इंडिया को उभारा जाता है। बिल्कुल, आपने देखा अल जजीरा ने क्या कहा था कि जब बालाकोट का इंसिडेंट हुआ, अब ये इतना बेशरम मीडिया है उसमें मैं क्या क्या कोट करूं। एक प्रोग्राम हो रहा था, मैं हकीकत की बात बताऊंगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा। एक टीवी पे टाइम्स पे या किसी पे प्रोग्राम हो रहा था, वहां पे वो जो एंकर था उसने एक मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर को बिठाया हुआ था, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर को। उसने एक पुर्जा दिखाया जब ये पाकिस्तान और इंडिया की बालाकोट की चपकलेच हुई थी और पाकिस्तान ने उनका 2 जहाज उनके गिराए थे। उसने कहा देखिए जी हमने भी एक जहाज गिराया, ये F-16 का पार्ट है। वो जो इंजीनियर बैठा था उसने नेशनल टेलीविजन पे लाइव प्रोग्राम में कहा कि जी ये तो F-16 का पार्ट नहीं है, तो मिग का पार्ट। अब इस किस्म के झूठों से, इस किस्म के धोखाबाजों के, इस किस्म के फरेबियों से, इस किस्म के दहशतगर्द एंकर से, इस किस्म की दहशतगर्दी की, एक्सट्रीमिज्म की, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म की तालीम देने वालों से जो अपने लोगों को उकसा रहे हैं, उनसे आप क्या तवक्को रखती हैं? वही उनका ही गुरु है, उनका ही गमाश्ता है अमित शाह, उनका सबसे बड़ा गमाश्ता है नरेंद्र मोदी। शंघाई ताउन तंजीम का मैं यहाँ पर रेफरेंस देना चाहूंगी। वहां पर इजलास से खिताब में जो उनके जो भारतीय वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा था कि दहशतगर्दी जो है उसको, दहशतगर्दी को नॉन स्टेट एक्टर्स और गैर जिम्मेदाराना रियासतों ने अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। यानी एक तरफ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सच तो उन्होंने खुद कह दिया ना, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब पुलवामा का बटा, देखिए एक हकीकत जानिए, ग्राउंड रियलिटी पे बात कीजिए, और पाकिस्तान की पब्लिक और इंडिया की पब्लिक को भी ग्राउंड रियलिटी समझ आनी चाहिए कि पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल पे 20-20 फुट ऊंची कॉन्सर्टीना और सुपर केबल की कम से कम 2 लाइनें हैं जो पिलर्स लगा के एक दूसरे से कनेक्ट करके की गई हैं, और वो पूरी लाइन ऑफ स्ट्रेंथ में जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल की, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी जाती है, राजस्थान तक भी जाती है। और ये 2 लाइनें, इनके दरमियान जो जगह है वहां पे जितनी भी जगह वो माइने लगाई हुई हैं, फिर इनके अंदर कैमरास लगाए हुए हैं, इसके अंदर सेंसर लगाए हुए हैं, इनके अंदर रडार लगाए हुए हैं, हर 100-200 गज के ऊपर कमांड पोस्ट है, वहां पे उनका स्क्रीन लगी हुई है जिसपे वो पूरी मॉनिटर कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस जितनी मूवमेंट होती है और ये रहती है। और जो अपना, और वो गेट लगे हुए हैं, वो गेट सुबह इंडियन आर्मी खोलती है, रात को वो, क्योंकि वहां पे उनकी जमीन है, वहां पे लोग आके वो काश करते हैं, रात को वो गेट बंद करके चले जाते हैं। अब अभी मुझे बताए कोई अक्लमंद शख्स ये बताए, कोई जी होश शख्स ये बताए, एवरेज कि अगर अभी भी आप शोर मचाएं कि जी वहां से इन्फिल्ट्रेटर क्रॉस करके उस तार को आ जाते हैं जो नहीं कट सकती, जिसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, जिसपे करंट दौड़ रहा है, तो फिर मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा कि भाई इंडिया ने जो बॉर्डर पे फौज रखी हुई है, तो क्या वो कहते क्या उन्होंने, इंडियन सरकार ने हिजड़ों की फौज पाली हुई है?
जो बॉर्डर के पर मौजूद है, जिसको पता नहीं कौन आ रहा है, तो शर्म आनी चाहिए ना। फिर तो नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, अमित शाह को अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारना चाहिए कि भाई मैंने इतनी बड़ी फौज मैंने वहां पे रखी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो पेशाब कर रहा होता है वो राफेल के ऊपर और वो जो छिड़क रहा होता है, उसको अपने आप से शर्म आनी चाहिए कि यार इतनी बड़ी फौज खड़ी की है, फिर अगर आपसे अपना बॉर्डर नहीं संभल रहा तो मैं राजनाथ सिंह को और अमित शाह को एक सजेशन देता हूं कि भाई आप अपने बॉर्डर की डिफेंस की जिम्मेदारी पाकिस्तान को दे दो। हम आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से रोक लेंगे उसको और आप भी सेफ हो जाओगे। रोजाना ये घुसपैठिए आ गए, ये जो ड्रामा रचाते हो, ये ड्रामा रचाने का फिर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन बेशर्मी की कोई हद नहीं होती, लेकिन झूठ बोलने की कोई हद नहीं होती, धोखा देने की कोई हद नहीं होती, अपना फरेब करने की कोई, और ये चीजें जो है इंडियन लीडरशिप में रची हुई हैं अंदर तक। वो चाणक्य का जो असूल है ना, वो कहते हैं इतना झूठ बोल लो कि वो सच लगने लगे। वो कहते हैं अगर कोई भी आदमी आपका दोस्त भी है, उससे पहले हाथ मिलाओ और पीछे से अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उसको चाकू मार दो, ठीक है ना। वो तीसरा कहते हैं बगल में छुरी तो मुंह में राम। ब्रिगेडियर साहब, अभी कोई सरहदी हल्की फुल्की झड़पें तो होती रहती हैं कि जब जैसे फायरिंग के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर इस तरह से कोई मामला चल भी नहीं रहा। लेकिन फिर ऐसे वक्त में ऐसी धमकी दी जा रही है, तो इंटरनेशनली आलमी बरादरी को हम किस तरह से करके ये कन्विंस कर सकते हैं कि भारत जो है वो असल में दहशतगर्दी कर रहा है, आप पाकिस्तान के मौकिफ को समझें? आलमी बरादरी आपके मौकिफ को नहीं समझेगी। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री और पाकिस्तान इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विच हैज न्यूक्लियर आर्सेनल, और बड़े इफेक्टिव न्यूक्लियर वेपन भी हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छी है, दुनिया उसकी तारीफ करती है। और ये खसकते हैं दो, ये जो है ट्राया, ये दुनिया में उज़्मा याद रखिएगा, इस दुनिया को मजहब की पॉलिटिकल बेसिस पे तो है ही, लेकिन मजहबी एक्सट्रीमिज्म पे, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। एक ज़ियोनिस्ट लॉबी है वेस्ट में, इजराइल की, जिसका लीडर था नेतन्याहू, और जो बड़े बड़े रैबीज हैं, वो जो आम शहरी नहीं, आम यहूदी नहीं, देयर इज अ लॉबी विच इज पावरफुल लॉबी, जिनके पास पैसा भी है, वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है, जो फेडरल रिजर्व को इंडिया में, अमेरिका में कंट्रोल कर, वो इंडिया अमेरिका के जितने इलेक्शन रहते हैं लोग वो स्पॉन्सर करते हैं। वो ज़ियोनिस्ट लॉबी का नेक्सस है न्योकॉन्स से, जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस है, और अब उसके साथ नेक्सस बन जाएगा हिंदुत्व का। हिंदुत्व भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, मजहबी दहशतगर्दी पे बिलीव करती है। ज़ियोनिस्ट भी मजहबी दहशतगर्दी पे बिलीव करते हैं। वो मजहब के नाम पे मस्जिद अक्सा को, और मजहब के नाम पे जो है अपना पैलेस्टाइन को, और मजहब के नाम पे दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। जिस वक्त नॉम चॉम्स्की आर्टिकल दुनिया भर में मजहब के दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसको रोकने की जरूरत है, और ये पूरी दुनिया में इसको रोकने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। बलोचिस्तान के नाराज अराकीन ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद बलोचिस्तान असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। 14 अराकीन सूबाई असेंबली के इस पर दस्तखत मौजूद हैं। जून से इस सियासी बहरान का आगाज हुआ था, जब अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया था, और मामला था हल्कों में तरक्याती कामों के लिए बजट में फंड्स मुख्तस करने का। और अब हम देख रहे हैं कि ये सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पुरुमीद हैं कि अक्सरियत उनके साथ है, लिहाजा वो इस तमाम सूरत हाल को संभाल लेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब। शाहवानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। लियाकत साहब, नाराज अराकीन का कहना है कि अब माइनस जाम कमाल के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन जो है उसको डिटरमिन करता है, डिसाइड करता है जमहूरियत में अक्सरियत। अकलियत जो है ना अक्सरियत को डिक्टेट नहीं करती, और ये एक यूनिवर्सल ग्लोबल प्रैक्टिस है, सिर्फ बलूचिस्तान और नाराज अराकीन के हद तक ये कन्फाइंड नहीं है। अक्सरियत जाम कमाल साहब के साथ है, और उन्होंने बहुत पहले बता दिया कि जिस दिन बाप पार्टी और कोलिशन पार्टनर्स की अक्सरियत वो खो देंगे, वो अज खुद रिजाइन कर देंगी। उनका आज 1 महीने बाद भी रिजाइन न करने का वाज़े जो मिसाल है वो ये है कि उनके पास आज भी अक्सरियत मौजूद है, और एक अक़लियती ग्रोह जो है अपनी नाराजगी को बुनियाद बना के एक पूरे मुंतखब हुकूमत को
गिरा नहीं सकती और ऐसे प्रेसिडेंट होने भी नहीं चाहिए। सही। तो लियाकत साहब, लेकिन अगर जो नाराज अराकीन है उनकी तादाद तकरीबन 15 है जो बताई जा रही है, तो अगर वो 15 अराकीन ऑपोजिशन को भी अपने साथ मिला लेते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो ऑटोमेटिकली उनका साथ देगी, और इस हवाले से वो मुलाकातें भी कर रहे हैं नाराज अराकीन आपके उनके साथ, ऑपोजिशन के साथ, तो ऑपोजिशन तो उसका फ़ायदा भी उठाएगी, उनका साथ भी देगी। तो अगर नाराज अराकीन ऑपोजिशन के साथ मिल जाते हैं तो फिर तो अददी अक्सरियत वाला मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा इस लिहाज से। लेकिन ये गड़बड़ जो है मची हुई है अपोजिशन की तरफ से, ये चिंगारी अपोजिशन ने लगाई है, ये साजिश के पीछे अपोजिशन है। पहले उन्होंने अपना करारदाद लाया, फिर जो है अपने ही करारदाद से पीछे हट गए। अभी हमारे जो बाप पार्टी के अराकीन हैं उनको प्रोवोक कर रहे हैं, मुश्तइल कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, और उन्होंने आगे अभी हमारे अराकीन को लगा दिया है। अब 14 सिग्नेटरीज तो हैं, लेकिन वो 14 अफराद जब असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर रहे थे तो 14 लोग जिनके साइन है वो भी मौजूद नहीं थे। और लियाकत साहब, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गलत हुआ है कि आपकी अपनी पार्टी के अगर ऑपोजिशन, अगर आपका पॉइंट मान लिया जाए कि ऑपोजिशन उनको चिंगारी लगा रही है और ऑपोजिशन इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा गलत हुआ होगा कि जो आपकी अपनी पार्टी के अरकान हैं वो आपके खिलाफ हो गए। नाराजगी आप मुझे बताएं, क्या घरों में नहीं होता, क्या जमातों में नहीं होता, या दुनिया में ये पहली मिसाल है, या पाकिस्तान में ये पहली मिसाल है? हाँ, नाराजगी को इस हद तक ले जाना कि नाराजगी जिद की शक्ल इख्तियार कर ले, तो ये वाज़े हमें लगता है कि इसके पीछे जो पीडीएम वाले हैं वो अभी तक इन दोस्तों को प्रोवोक कर रहे हैं, और उन्हें ये मालूम है तो ये कि डिपेंड करता है कि जो नाराज होने वाले, नाराज जिससे हुआ जा रहा है वो उनको मना रहे हैं या नहीं मना रहे, फिर तो इस चीज पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, हम मना रहे हैं हर सतह पे अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि हमारे दोस्त मान जाएंगे और एक दफा फिर पीडीएम को मायूसी और सुक्की का सामना करना पड़ेगा। तो इस हवाले से आपने अपने जो नाराज अरकान है उनसे कोई राबता किया है, कोई मुलाकात हुई है, कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की बात हुई है? किससे मुलाकात हुई है? मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें हुई हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर कर रहे हैं, और बर्फ पिघल रही है। वो हमारे नाराज दोस्त जो ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे सफों में होंगे। बाकी कुछ दोस्त अगर हार्ड लाइन पे हैं, उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। आखिरी दोस्त के मनाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दोस्तों को मना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उन्होंने तो हल्फ ले लिया ना, तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत से पहले उन्होंने हल्फ ले लिया कि जो है हम इससे अब पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर कैसे पीछे हटेंगे? सियासत में कोई भी जो है लफ्ज जो है वो अतमी नहीं होती, और सियासत इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसमें दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर कोई बहुत बज़िद होकर दरवाजा बंद भी कर लेता है तो कड़कियों के जरिए हम दोस्तों तक पहुंचेंगे। अगर कड़कियां बंद कर देते हैं तो जो रोशनदान की रोशनी है वहां से अपनी रोशनी दोस्तों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उनको हम रीच करेंगे, उन तक हमारी एक्सेस है, उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हम पीडीएम के ग्रैंड डिजाइन को कथन कामयाब नहीं होने देंगे। तो लियाकत साहब, ये मामला तो जून से शुरू हुआ था जब एहतजाज हुआ था, और जो तरक्याती फंड्स जो हैं वो मुख्तस करने का मामला था जिस पर एहतजाज किया गया था। तो ये मामला तो उस वक्त अगर रिजॉल्व हो जाता तो आज ये नौबत ही ना पहुंचती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती हुई है कि जो है जिसको मान लेना चाहिए या उसको एक्सेप्ट कर लें, ताकि नाराज अरकान आपके साथ जो है वो दोबारा खड़े होने को तैयार हो जाएं। जून में हमारे नाराज अरकान नाराज नहीं थे, वो अपोजिशन के अरकान नाराज थे। वो जो रोड ब्लॉक किए, जो एम्बुलेंसेस की शीशे तोड़े गए और गमले तोड़े गए, असेंबली के गेट पे ताले लगाए गए, वो अपोजिशन वाले थे जी। और उस वक्त ये मामला इनिशिएट हुआ, गवर्नमेंट को डिस्टर्बेंस करने के लिए कोशिश करेंगे। देखें, अपोजिशन के जून से कबल भी आप पीछे चले जाएं, पिछले साल अक्टूबर में आ जाएं, बल्कि आप पिछले साल अक्टूबर ही से पीडीएम जो है वो अवेल मचा रही है, तमाशा लगा रही है, और वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके इत्यादियों की जो गवर्नमेंट्स हैं उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनको गिराने के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। इसी पादाश में पीपल्स पार्टी ने उनके इस
प्रपोजल को नहीं माना, बाद में पीपल्स पार्टी ही के खिलाफ हो गए, और पंजाब में भी वो ऐसा करने की कोशिश करते रहे, अब भी करेंगे। बलूचिस्तान में ये आपके सामने है। फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से 2-3 अटेम्प्ट करने की उन्होंने कोशिश की। एक दफा तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। जब प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद के वोट लेने के लिए असेंबली पहुंचे तो पीडीएम वाले भाग गए, और अब भी इंशाल्लाह आप देखेंगे असेंबली फ्लोर से ये लोग भाग जाएंगे। और कल फैसलाबाद में भी तमाशा लगा रहे हैं, पंजाब में भी ऐसी जो है कोशिशें आपके भी नोटिस में होंगे, हमारे भी नोटिस में है। तो ये इसके पीछे पीडीएम है, और जाहिर है पीडीएम अपोजिशन में, अपोजिशन के पास अक्सरियत किधरी भी नहीं है। अक्सरियत होती तो गवर्नमेंट में होती, अपोजिशन नहीं कहलाते। तो वो यही करेंगे कि गवर्नमेंट के सफों से उनके दोस्तों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इंस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, और उन्हें जो है वरगलाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखें इनकी साजिश कि इनका जो अपना अदम एतमाद की तहरीक थी बलूचिस्तान में अपोजिशन की, उन्होंने उसका अता पता ही छोड़ दिया, उसका पीछा ही छोड़ दिया, उसको लावारिस छोड़ दिया, और हमारे दोस्तों को आगे लगा दिया। अब अगर हमारे दोस्तों को इस अदम एतमाद की तहरीक में शिकस्त होती है, तब भी बाप पार्टी को वो कहेंगे कि बाप पार्टी को शिकस्त हुआ, और वो चाहते भी यही है कि बाप पार्टी के खिलाफ इस साजिश में बाप पार्टी को शिकस्त खोरदा बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। तो दोनों तरफ से कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं या नाकाम, दोनों सूरतों में वो बाप पार्टी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसके नाम को खराब कर रहे हैं। और इसके अलावा चलिए लियाकत साहब, हम ये मान लेते हैं कि जो ऑपोजिशन है इस वक्त प्रोवोक कर रही है और जो नाराज अरकान है वो उनके झांसे में आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर ऑपोजिशन और नाराज अरकान मिल जाते हैं और तहरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जाम कमाल साहब हैं वो भी बहुत पुरुमीद हैं कि वो सूरत हाल को संभाल लेंगे। तो जाहिर बात है उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस भी की होंगी। तो इस हवाले से क्या लाहे अमल क्या है? लाए अमल बहुत वाज़ेह है। पहले मरहले में 14 अरकान जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे दस्तखत किया है, उनकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर होगी। वो हमें नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, मेरा दिल भी गवाही नहीं दे रहा। हमारे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने साइन भी किए हैं वो उस दिन नहीं जाएंगे। अगर नहीं जाते तो पहले ही मरहले में ये करारदाद जो है इनफ्रैक्शस हो जाएगी। लियाकत साहब, दिल मानने पे ये डिसाइड तो नहीं होगा, ये तो प्रॉपर कैलकुलेशंस होंगी कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और कितने लोग किसके साथ स्टैंड करते हैं। कैलकुलेशन हमें मालूम है, जो कैलकुलेशन मैं आपको आज बताऊंगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे सेम रिजल्ट सामने आएंगे। मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता, किसी की दिल आजारी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताऊं कि कैलकुलेशन हमारे साथ है, नंबर गेम हमारे साथ है, और जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा किया है वो रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, उससे निकलना कुछ नहीं है। अपोजिशन जो है सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप पार्टी की मुखालिफ हैं, वो हमारे जमात का, हमारे दोस्तों की सुबकी चाहते हैं, इसके अलावा उनका कोई डिजाइन नहीं। अगर अपोजिशन के पास रिक्वायर्ड नंबर होती, उनको अपने आप पे इत्मीनान होता, तो अपने ही जो करारदाद है उससे वो पीछे नहीं हटते जो 1 माह कबल उन्होंने जमा कराया था। इसी से आप अंदाजा लगाएं, और यही मैं अपने बाप पार्टी के नाराज दोस्तों को कहता हूं कि वो भी इस चीज को मद्देनजर रखें कि अपोजिशन के पास अगर स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस होती तो अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन से पीछे नहीं भागते। उन पे हमारे दोस्तों लियाकत साहब, नंबर गेम की जो कैलकुलेशंस आपके पास हैं इस वक्त, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जरा उसको क्लियर कर दें कि क्या नंबर गेम जो जिस लिहाज से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और अददी अक्सरियत आपके साथ है, तो वो उसको जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। देखिए, इस वक्त जो कोलिशन पार्टनर्स हैं 41 का स्ट्रेंथ है, 41 की हमारी तादाद है, 14 जो है नाराज हैं, 27 जाम कमाल साहब के साथ हैं। रिक्वायर्ड है उन्हें अपने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करने के लिए 33, जो उनके साथ नहीं है इस वक्त 14 है। 24 की अपोजिशन है। सारी अपोजिशन जो अरकान है वो भी एक पेज पे नहीं है। अपोजिशन में ऐसे अरकान मौजूद हैं जो वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के विजन, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी आवाम दोस्ती, बलूचिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स, बलूचिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन किए जाने के वो मुख्तरिफ हैं। वो कतहन, यानी आप नाराज अरकान को मनाने के बजाय जो ऑपोजिशन है उस पर रिलाय कर रहे हैं?
कि ऑपोजिशन जो है वो ज्यादातर आपके साथ खड़ी होगी? नहीं, ज्यादातर तो हमारे अपने ही दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह इनमें अक्सरियत हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन चूंकि जब तहरीक अदम एतमाद या एतमाद के वोट का मामला आता है तो उसमें पूरा हाउस जो 65 कहवान है उसकी जो सिंपल मेजॉरिटी जो 33 बनती है, जिस शख्स की तरफ 33 होंगे वो विनर होगा। तो उस सूरत में हमारे साथ 65 के हाउस में अक्सरियत मौजूद है और ये दावा नहीं है, इसीलिए मैं नंबर आपको नहीं बता रहा, गैर मुनासिब लगता है। 4-6 दिन की बात है, आपके सामने आ जाएगी। और वो जुमला भी अपने रिपोर्टर का आप याद कीजिएगा, जब आप क्वेटा से रिपोर्ट कर रहे होंगे अपने ब्यूरो चीफ के, वो जुमला ये होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन डिफीटेड। अदम एतमाद की तहरीक को शिकस्त फाश हो गया। सही, बड़े कॉन्फिडेंट जी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप इस मामले पर, तो यकीनन जो है वो हम कुछ अच्छा ही होता देखेंगे। सही, लियाकत साहब ये बताइएगा कि पार्टी सदारत से इस्तीफे के बाद जाम कमाल साहब अपने इस्तीफे से पीछे क्यों हटे, इसकी वजह क्या थी? वो रिजाइन के मामले में आगे बढ़े ही नहीं तो पीछे कैसे हटेंगे? तो फिर रेजिग्नेशन ना देते? क्या वो जज्बाती फैसला था उनका? क्योंकि रेजिग्नेशन तो उन्होंने खुद दिया था ना, उनसे लिया तो नहीं गया था। नहीं, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो उसकी कोई कॉपी हमें मुझे दिखा दें। रेजिग्नेशन का टर्म अगर उन्होंने कहीं इस्तेमाल किया है वो टर्म ही मुझे दिखा दें। उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पे, चूंकि 1 माह के बाद पार्टी के इंतखाबात होने थे, पार्टी में कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी और उन्होंने बेहतर समझा कि कुछ टेम्परेरी तौर पे थोड़ा सा साइड पे रहा जाए और उन्होंने पार्टी को कह दिया आप इलेक्शन करें। इलेक्शन की तैयारियों के बजाय पार्टी टूट-फूट का शिकार हो गई, गैर संजीदगी का शिकार हो गया, पार्टी में मायूसियां फैलना शुरू हो गया। संजीदा क़यादत सामने न होने की वजह से हर एक ओहदेदार अपने तौर पे नोटिफिकेशन जारी करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जाम कमाल साहब को अगेन जो टेम्परेरी तौर पे उन्होंने कहा कि मैं साइड पे होता हूं, उनको रिज्यूम करना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनका इस्तीफा मौजूद नहीं है। किसी के पास इस्तीफा है, किसी के पास अगर क्लेम है, ईसीपी में जाए, साबित करे सर आंखों पे, हमें कबूल है। सही, रिटर्न इस्तीफा नहीं दिया और अगर किसी के पास इसका कोई सबूत है तो वो साबित करे। बहुत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत में 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैब रेफरेंस में अपनी बरियत की दरखास्त जमा कराई है और यह दरखास्त नैब रेफरेंस दायमे फर्द जुर्म आयद होने से कबल जमा कराई गई है, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद ये केस नहीं बनता, लिहाजा फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकती। अदालत की जानिब से बरियत की दरखास्त खारिज कर दी गई है और फर्द जुर्म आयद करने के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। हमारे साथ इस वक्त इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर कानून ख्वाजा नवीद अहमद साहब। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख्वाजा नवीद साहब, जरदारी साहब के वकील की तरफ से जो बरियत की दरख्वास्त की गई थी उसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया था वो ये था कि तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि किन कानूनी बुनियादों पर जो दरख्वास्त है वो खारिज की गई है? इत्तफाक है, मैं कल वहीं इस्लामाबाद में था, उसी अदालत में मौजूद था। आज़म साहब जज साहब के और मेरा साथ वाले कोर्ट में बशीर साहब जज हैं, कोर्ट नंबर 1, वहाँ केस था। बल्कि मेरी आसिफ साहब से आमना सामना भी हुआ। तो वो दरख्वास्त का मैं ऑर्डर पढ़ नहीं सका, वो उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया था। हम लोग बाहर ही थे, रश बहुत ज़्यादा था तो अंदर जाने की जगह भी नहीं थी। खैर मैं चला गया था अंदर। तो उसमें किस ग्राउंड्स पे रिजेक्ट किया है वो मैं ऑर्डर नहीं पढ़ सका, लेकिन बेसिकली जो इन्होंने लगाई थी तरमीमी ऑर्डिनेंस पे की लगाई थी। अब क्या है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो स्टार्ट ही यहाँ से होता है कि इट इज़ फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उसका जो सेक्शन 4 है, उसका सेक्शन 4 का जो सेक्शन ई है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने अगर कोई रिपोर्ट्स दिए हैं, कोई सर्वे किए हैं, अगर कोई भी ओपिनियन दी है और उस ही भी ये जाहिर नहीं होता कि उनको उसमें कोई माली गेन हुआ है या कोई माली मुनफ़त हासिल किया है, अगर उनका रूटीन का वो काम है
उनकी ड्यूटी अगर यही काम है, तो अगर वो कर है तो उन पे अगर कोई पैसे लेने का या अपने ज़ात के लिए कोई रिश्वत लेने का अगर इल्ज़ाम नहीं है तो या सबूत नहीं है, तो फिर वो इस जुमरे में नहीं आते। तो ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए है। तो अब इनके वकील साहब ने क्या ग्राउंड्स ली हैं, लेकिन मैंने भी अपने तकरीबन, मेरे पास तकरीबन 10 मुल्ज़मान हैं, उनका कोर्ट नंबर 1 में है, और मैंने भी दरख्वास्त लगाई है इसी सेक्शन 4 के ई के तहत, और हमें 29 तारीख मिली है बहस के लिए, और उस दिन नैब वाले अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो असल में ये चूँकि नई प्रोविजन आई है तो इसका इस्तेमाल भी शुरू हो गया है, और अब उनके आसिफ साहब के वकील ने लगाई है, मुझे नहीं पता उनकी क्या ग्राउंड्स थी, क्योंकि आसिफ साहब तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, और वो जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसमें जो लेन देन का मामला है वो कहा गया है कि वो जो उससे जो रेलेवेंट जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, यानी कि जो बैंकिंग कोर्ट का मामला बनता है लेन देन का, तो ये बैंकिंग कोर्ट में जाएगा, ये नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। तो इससे ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसके आने के बाद बहुत से मुल्ज़िमान जो हैं वो इससे रिलीफ लेना चाह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो जी फारिग हो जाएंगे, वो आ जाएंगे मिलेगा जी, और किस किस को मिल सकता है? अपने प्रॉपर कोर्टों में आ जाएंगे, जिस अदालत का मुकदमा होगा उसी में चला जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे एंटी करप्शन का है तो फेडरल गवर्नमेंट की स्पेशल जज एंटी करप्शन के पास चला जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अगर बैंकिंग कोर्ट से मुतालिक है तो वो बैंक की ट्रांजैक्शन से मुतालिक है तो वो बैंकिंग कोर्ट में आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का है तो उसमें चला जाएगा। जी, ये 8 अरब का केस यही है ना, 8 अरब की जो ट्रांजैक्शन का केस है वो उसको लेन देन के मामले पर जो है वो करना चाह रहे थे। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ ख्वाजा साहब के क्या जो है इससे रिलीफ मिल सकेगा मुल्जिमान को जिन पर ये फर्द जुर्म आयद की गई है या जिन पर ये रेफरेंसेस दायर किए गए हैं, और किस किस को मिल सकता है? जी, तमाम गवर्नमेंट फंक्शनरीज के लिए इसमें अमेंडमेंट आई है। जो हुकूमत के मुलाजमीन हैं, इसको लाने का वाहिद मकसद ही यही था कि हुकूमत के मुलाजमीन नैब की कार्रवाइयों के बाद इतने खौफजदा हो गए थे कि एक किसी बंदे ने रूटीन का साइन करना है तो वो साइन करते हुए डरता था कि मैं आज साइन कर दूंगा, 10 साल बाद रिटायर होने के बाद फिर मैं व्हील चेयर पर बैठ के कोर्ट की तारीखें ले रहा हूँगा कि तुमने 10 साल पहले एक साइन किए थे। तो वो साइन ही नहीं करते थे, वो फाइल जिसके पास आती थी वैसे पड़ी रहती थी। अब ये इसलिए उनको हौसला देने के लिए किया है कि भाई आप थोड़ा सा काम करें, डरे मत, तो इसलिए दिया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये समाअत के दौरान, ख्वाजा साहब, क्या आप समझते हैं कि जब समाअत शुरू होगी इस पर तो इसको अगर बुनियाद बनाया जाएगा, बरियत की दरख्वास्त तो एक तरफ रहेगी, लेकिन जब समाअत होगी तो उस दौरान में अगर इसको बुनियाद बनाया जाएगा तरमीमी ऑर्डिनेंस को, तो क्या ये नैब के दायरा इख्तियार में आएगा और क्या जरदारी साहब को इससे रिलीफ मिल सकता है? कानूनी पहलुओं से मैं ये जानना चाहूँ। रिलीफ ये मिल सकता है जी, उसमें मैक्सिमम रिलीफ यही मिल सकता है कि नैब के कोर्ट से बरी तो नहीं होंगे। नैब कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन के लिए इसको मनी लॉन्ड्रिंग वाले कोर्ट में, यानी बैंकिंग कोर्ट ऑफेंसेस इन बैंक्स की अदालत में शिफ्ट कर देगा केस को, कि ये वहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ चले। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जुरिस्डिक्शन जो है ऑफेंसेस इन बैंक्स का जो स्पेशल जज, एक स्पेशल कोर्ट होती है, उस कोर्ट का नाम ही यही है, कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, फिर ब्रैकेट शुरू होती है, उसमें लिखा होता है ऑफेंसेस इन बैंक्स, फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है, तो उस अदालत में चला जाएगा। तो उन्होंने यही कहा होगा कि हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ की बनती है। अब जज साहब ने कहा होगा, इसमें ऑर्डर मैंने तो नहीं पढ़ा, उसमें ऑर्डर में ये लिखा होगा कि इट्स प्री मैच्योर, लेट सम एविडेंस कम ऑन रिकॉर्ड। हालांकि 265K और 265D ये दो अलग अलग सेक्शन है। 265D है कि नो चार्ज कैन बी फ्रेम्ड, यानी अगर अदालत तमाम पुलिस पेपर्स यानी प्रोसिक्यूशन का पूरा केस देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इस शख्स के खिलाफ कोई चार्ज नहीं बनता अंडर दिस लॉ, तो ही कैन बी डिस्चार्ज्ड। तो डिस्चार्ज जो है दैट अमाउंट्स टू एक्विटल। अच्छा, अगर चार्ज फ्रेम हो गया है तो उसके बाद लगती है 265K। तो 65K में ये लिख कर आता है कि इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कन्विक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, देन कोर्ट कैन एक्विट द अक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस।
इसमें बेशुमार रूलिंग्स हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले चार्ज फ्रेम हो और फिर 265 के सुनी जाए। 265 के कैन बी heard and decided at any stage of the case, यानी चार्ज बनने से पहले भी सुनी जा सकती है और चार्ज बनने के बाद भी सुनी जा सकती है। एविडेंस स्टार्ट होने से पहले भी सुनी जा सकती है। कुछ जजेस जब 265 के को रिजेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं प्री मैच्योर, तो वो ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई अभी कोई एविडेंस नहीं आई रिकॉर्ड पे, लेट सम एविडेंस कम ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे याद है मैं बिल्कुल यंग था, मेरे टीचर कहा करते थे कई दफ़ा ना बेल एप्लीकेशन जो है वो हमारी रिजेक्ट हो जाती थी, वो जज साहब लिखते थे कि इट्स प्री मैच्योर स्टेज। तो मेरे उस्ताद कहते थे कि कोई जो है प्री मैच्योर स्टेज नहीं होती, इट्स ए केस ऑफ बेल और इट्स नॉट केस ऑफ बेल। अगर बेल का केस है तो मैन शुड बी ग्रांटेड बेल ऑन द वेरी फर्स्ट डे। ये कहना कि प्री मैच्योर, उन्होंने कहा बेल की कोई स्टेज नहीं होती। द जज शुड रीड द केस, हियर द केस एंड डिसाइड वेदर इट्स केस फॉर बेल और नॉट। तो वो कहते थे कि यस और नो करना चाहिए। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब आपका पॉइंट आ गया। ख्वाजा साहब ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि नैब को ये ऑर्डिनेंस जो है किस हद तक महदूद करता है? नहीं, नैब को महदूद नहीं कर रहा, उनकी तो हदें अभी भी बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि सरकारी मुलाजमीन जो बेचारे अननेसेसरीली रिटायरमेंट के 10 साल बाद अभी व्हील चेयर पे आके दरखास्तें वो तारीखें भुगत रहे हैं, उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा कि एटलीस्ट कोर्ट आउट ऑफ जुरिडिक्शन करके उनका केस फारग कर देगा। अगर किसी ने 8 आने भी रिश्वत नहीं ली और पूरा रेफरेंस जो 1400 सफ़े का होता है उसके अंदर एक भी गवाह ऐसा नहीं है जो ये कहे कि इस शख्स ने इस काम करने के ये इवज़ ये पैसे लिए या इसने ये मॉनेटरी गेन किया या इसने अपने किसी बच्चे को नौकरी दिलवाई या इसने कोई फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए लिया। अगर उसकी रूटीन थी, मतलब एक बंदा डिस्पैचर है, उसका काम यही है कि लिफाफे पे ठप्पा लगा के उसको डिस्पैच कर देना। एक कोई रिसीव कर रहा है तो उसका काम यही है, उसने ठप्पा मारा, तो अब वो ठप्पा मारने पे भी अंदर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसमें उनको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, जिसने गड़बड़ की है तो जिसके खिलाफ एविडेंस है उसको कुछ नहीं मिलेगा। वो तो सरकारी वकील जब आएगा वो वाला पैरा पढ़ के सुना देगा, वो कहेगा सर ये देखे पैरा नंबर 98 देखे, इसमें लिखा है कि दिस मैन हैड रिसीव दिस बेनिफिट, और ये देखे, हाँ वो दिखा देगा। सही, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।